जय हिंद दोस्तों मिडिल ईस्ट दुनिया का सबसे ज़्यादा बड़ा बैटल ग्राउंड में से एक, और जहां पर एक पर्टिकुलर रीजन के लिए मिडिल ईस्ट, जिसे हम वेस्ट एशिया भी कहते हैं, वहां पर अपने डोमिनेंस के लिए दो तो सुपर पावर, आजकल तीन सुपर पावर, अमेरिका, चाइना, रशिया, ये तीनों की तीनों ताकत लगा रही हैं, और साथ में चार रीजनल पावर्स टर्की, ईरान, सऊदी अरेबिया और इजराइल, ये आपस में यहाँ पर लड़ रही हैं। अब ऐसे में आपस में इनके बहुत ज़्यादा से कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, बहुत ज़्यादा आपस में 36 का आंकड़ा है। और मज़े की बात ये चारों की चारों पावर्स एक दूसरे के राइवल्स हैं, लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा खतरनाक टेंशन वाला काम अगर किसी दो देशों के बीच में है, और जिसे कहें कि रेवेजिंग इकोनॉमीज़ और एम्बिशियस पावर्स जिनकी हैं, तो वो यहाँ पर हैं ईरान और टर्की। दुनिया के लिए दो बड़े सरदर्द, लेकिन ये दो बड़े सरदर्द कहीं ना कहीं टेंशन्स तो क्रिएट कर ही रहे हैं। अब उसके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं कि असलियत में ये दोनों देश दुश्मन क्यों हैं। सबसे बड़ी बात समझ लीजिए, यहाँ पर टर्की और ये ईरान एक अच्छा खासा लगभग 1100-1200 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करते हैं। और सबसे बड़ी बात, टर्की भी अपना इन्फ्लुएंस सीरिया और इराक में बढ़ाना चाहता है, लेबनान में वो गेम कर रहा है। ईरान भी सीरिया, इराक में वो अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहता है, लेबनान के अंदर उसकी एक हिजबुल्लाह की फॉर्म में बहुत मजबूत पकड़ है। ऐसे में इन दोनों कंट्रीज़ के साथ एक तीसरी प्रॉब्लम जो है, जो दुश्मनी का एक बड़ा कारण है, वो है कुर्दिश रीजन। यहाँ इस इलाके में कुर्द रहते हैं, जो इस पूरे चारों देशों के अंदर, सीरिया, इराक, ईरान और टर्की के अंदर फैले हुए हैं। जो ये सीरिया, ईरान, इराक, टर्की में कुर्द फैले हुए हैं, तो ये शुरू से अगर आप लोग देखो तो कुर्दिस्तान की डिमांड कर रहे हैं, कुर्दिस्तान की डिमांड कर रहे हैं। और ये जो कुर्दिस्तान है, ये असलियत में चारों के चारों देशों के इलाके को तोड़कर बनाने की कोशिश की जा रही है। अब ये कुर्दिस्तान की डिमांड अगर ये देश सारे के सारे कर रहे हैं, जो कुर्दिश लोग कर रहे हैं, और इराक में और सीरिया में तो कुर्दिश ऑटोनॉमस रीजन भी है, और कहीं ना कहीं ईरान ने भी कुर्दों को काफ़ी हद तक ऑटोनॉमी दे रखी है। लेकिन अगर टर्की को देखो तो टर्की के इस पूरे इलाके के अंदर अगर आप देखेंगे तो कुर्दिश लोग रहते हैं, कुर्दिश लोग यहाँ पर रहते हैं। और ये कुर्दिश जो हैं, ये एक तरीके के रिबेल्स अगेंस्ट टर्की हैं। ये तुर्की के खिलाफ रिबेलियन की बात करते हैं, और यही रीज़न है कि आए दिन टर्की के अंदर हमले करना और टर्की इनके ऊपर हमला करता है। अब खास बात यह है कि यहाँ टर्की को जब टर्की इन देशों, इन कुर्दों के ऊपर अपना प्रेशर क्रिएट करता है, कुर्द्स भागकर सीरिया, इराक और ईरान में घुस जाते हैं। इराक में अमेरिका है, सीरिया है। अब अमेरिका और कुर्दों की बहुत अच्छी दोस्ती है, तो यहां पर अब प्रॉब्लम यहीं पर है कि टर्की जो है वो इन कुर्दों को डोमिनेट करने के लिए एयर स्ट्राइक या ड्रोन स्ट्राइक करता है सीरिया में, और वही ड्रोन स्ट्राइक्स करता है इराक में, और वही ड्रोन स्ट्राइक्स ईरान में करने की कोशिश करता है। लेकिन ईरान क्योंकि ताकतवर देश है, तो वो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करता। अब ऐसी सिचुएशन में जब ईरान के भी स्टेक्स, ईरान का इंटरेस्ट भी इराक में है, तो जब टर्की ईरान के अंदर हमला करने लगा दोस्तों, तो ईरान को यहाँ पर प्रॉब्लम इसलिए क्रिएट हुई क्योंकि उस हमले की वजह से ईरान के जो सपोर्टेड मिलिशिया ग्रुप्स हैं, उनको भी नुकसान होना शुरू हुआ। ईरान यहाँ से 36 के आंकड़े में आ गया टर्की के साथ। यानी यहाँ सीरिया, इराक और लेबनान के अंदर टर्की और ईरान का अपना झगड़ा है। दोनों एक दूसरे इलाके के ऊपर इस इलाके पे इन तीन देशों में अपना डोमिनेंस रखना चाहते हैं, तो यहीं से कलेश होना शुरू हो गया। यहां तो कलेश है ही है, लेकिन इसका एक और प्रॉब्लम जो दूसरी तरफ देखा जाए तो वो ईरान अजरबैजान इशू है। एक तरफ ईरान है, दूसरी तरफ अजरबैजान है, और यहां ये लोग जो हैं अजेरी ब्रांच ऑफ टर्क्स है, ब्रांच ऑफ टर्क्स है, यानी तुर्किश लोगों की ब्रांच है, तुर्क लोगों की ब्रांच है। और यहां है आर्मेनिया। अब खास बात देखिए, अजरबैजान और ईरान के अंदर बॉर्डर डिस्प्यूट है, बॉर्डर डिस्प्यूट है
क्योंकि यहाँ ईरान के अंदर भी एक ठीक ठाक नंबर में अज़ेरी पीपल रहते हैं और अज़ेरी पीपल्स के ऊपर अज़रबैजान खुलकर दावा करता है कि ये अज़ेरी टेरिटरीज जो हैं ये अज़रबैजान की हैं, ईरान को ये मुझे सौंप देना चाहिए। अब ईरान कहता है तेरी ऐसी तैसी, और यही रीज़न है ईरान और अज़रबैजान का जब 36 का आंकड़ा आपको यहाँ पर दिखाई देता है तो अज़रबैजान, सोच कर देखिए, अज़रबैजान जो हैं यहाँ ये अज़ेरी लोग हैं जो तुर्क हैं, लेकिन ख़ास बात ये है कि ये लोग शिया कम्युनिटी को मानते हैं और यहाँ टर्की जो है ये टर्क हैं लेकिन ये सुन्नी आउटफिट को मानते हैं, और यहाँ पर ईरान जो है वो पर्शियन हैं, वो पर्शियन या यूं कहें कई मामलों में ये लोग आर्यन हैं और ये लोग जो हैं ये भी शिया हैं। अब देखा जाए तो शिया शिया भाई भाई होने चाहिए, लेकिन टेरिटोरियल डिस्प्यूट होने की वजह से, एक बड़े इलाके पर अज़रबैजान का दावा होने की वजह से, ये जो अज़रबैजान है अपनी एथनिसिटी यानी टर्किश एथनिसिटी के नाम पर तुर्की के साथ ज़्यादा है। इसी चीज़ से चिढ़कर कि अज़रबैजान और टर्की की दोस्ती है, ईरान ने खुलकर आर्मेनिया का साथ दिया था लड़ाई में। ईरान ने लड़ाई में आर्मेनिया का साथ खुलकर दिया था। अब ऐसी सिचुएशन में अगर आर्मेनिया का साथ दिया तो आप सोच सकते हैं यहाँ पर कि ईरान आर्मेनिया के साथ खड़ा हुआ है और टर्की और खासकर टर्की के साथ साथ इजराइल, ये दोनों के दोनों जो हैं वो अज़रबैजान के साथ खड़े हैं। अब आप सोच कर देखिए, आर्मेनिया हालांकि हार गया कुछ भी था, लेकिन यहाँ दो बड़ी रीजनल पावर्स, बल्कि तीन बड़ी रीजनल पावर्स थी, जिनमें से दो यानी इजराइल और टर्की अज़रबैजान के साथ थे, और आर्मेनिया जो कि क्रिश्चियन कंट्री है, आर्मेनिया जो कि क्रिश्चियन कंट्री है, उसके साथ ईरान खड़ा हुआ था। सोचकर देखिए, ज्यूज जो हैं वो मुस्लिम्स का साथ दे रहे हैं और मुस्लिम्स जो हैं वो शियाओं का क्रिश्चियन का साथ दे रहे हैं अगेंस्ट शिया, और यहाँ ये घालमेल जो दिखाई दिया वो असलियत में इन दोनों के कॉन्फ्लिक्ट्स का नज़रिया है। अब ऐसी सिचुएशन में अगर आप देखेंगे तो दोनों के बीच में 36 का आंकड़ा है। जिस तरीके से लेबनान के अंदर प्रॉब्लम्स चल रही हैं और टर्की जो है लेबनान के अंदर डर्टी गेम्स खेल रहा है, घटिया तरीके से ड्रामा कर रहा है, ऐसे में हिजबुल्लाह जो कि ईरान के सपोर्ट से काम करता है, उसको एक थ्रेट पोज कर रहा है टर्की। अब क्योंकि टर्की हिजबुल्लाह को एक थ्रेट पोज कर रहा है, इसलिए भी ईरान और टर्की के 36 के आंकड़े हैं। समझे, 36 के आंकड़े। इजराइल के बारे में रिलेशंस को तो मैंने बता दिया। नतीजा उसके साथ एक और है। अच्छा, इसके साथ एक और सिचुएशन ये है कि सीरिया के अंदर एक रजीम है जिसका नाम है बशर अल असद। सीरिया के ये मतलब रूलर हैं, मतलब एक तरीके डिक्टेटर हैं। ईरान खुलकर बशर अल असद को सपोर्ट करता है और टर्की हर हालत में बशर अल असद की सरकार को गिराकर वहां पर अपना इन्फ्लुएंस क्रिएट करना चाहता है। इस मामले में भी टर्की और ईरान का 36 का आंकड़ा होता जा रहा है। मज़े की बात यह है, टर्की भी इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है, बिल्कुल हालात ख़राब हैं, और टर्की का जो लीरा है, उस जो भी इसका लीरा या कोई भी करेंसी थी, और ईरान भी इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है। दोनों के पास पैसे नहीं हैं, लेकिन दोनों की खास बात यह है कि दोनों के दोनों अपना एम्बिशंस जो हैं, बैंकरप्ट इकोनॉमिक क्राइसिस और बैंकरप्ट हाई एम्बिशंस ड्यूरिंग इकोनॉमिक क्राइसिस, आर्थिक संकट के समय में भी इनके जो उद्देश्य थे, एम्बिशंस थे, वो बहुत ज़्यादा ऊंचे थे। आर्थिक संकट के समय भी इनके जो उद्देश्य थे वो बहुत ज़्यादा ऊंचे थे। इसे समझने की आपको ज़रूरत है, और यही रीज़न है कि दोनों के दोनों लड़ रहे हैं, दुनिया के लिए सरदर्द हैं, और दोनों एक दूसरे को कमज़ोर करके बर्बाद होते हुए नज़र आ रहे हैं।
लेकिन अब वही वाली बात है, दोनों आपस में एक दूसरे को कमज़ोर कर देंगे तो आगे कैसे जाएंगे। और दोनों जो हैं किसी से भी तरीके से आज के दिन किसी से कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने के मूड में नहीं हैं, और यही इनकी सबसे बड़ी दुर्गति या बर्बादी का कारण बनेगा। आगे आगे देखते हैं यहाँ पर भी क्या है। और सबसे बड़ी बात, दोनों चाइना के पिट्ठू हैं, लड़ भी रहे हैं और चाइना के पिट्ठू भी हैं। चाइना को दोस्ती ऐसे मिले हुए हैं जिनके कॉन्फ्लिक्ट्स आपस में ख़त्म नहीं हो रहे, और वो चाइना के दोनों के दोस्त हैं। तो चाइना इनकी दोस्ती का फ़ायदा भी ज़्यादा सा नहीं उठा पाएगा। आने वाले टाइम में क्या होता है वो तो डिस्कस किया जाएगा, लेकिन अभी के लिए तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये दोनों के दोनों एक बर्बादी के कगार पर बढ़ रहे हैं, लेकिन लगातार इनकी दुश्मनी भी आपस में बढ़ती जा रही है। अब ये कहाँ तक, किस लेवल तक पहुँचता है वो तो समय आने पे ही बताया जाएगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।